आज मैं आपको आरोह गद्य खंड के तीसरे पाठ काले मेघा पानी दे इस पाठ का विस्तार से अध्ययन कराने जा रहे हूँ। बच्चों, यह पाठ धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा हुआ है। काले मेघा पानी दे एक संस्मरणात्मक लेख है। इस संस्मरणात्मक लेख में धर्मवीर भारती जी ने विज्ञान के तर्क तथा विश्वास के बीच जो द्वंद्व होता है उस बात को यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया है कि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, वह जल्दी किसी भी धार्मिक आस्था विश्वास को, रूढ़िवादी विचारधारा को जल्दी स्वीकार नहीं करता। इस पाठ में इन्हीं विज्ञान और विश्वास के बीच के द्वंद्व को बहुत ही भली भांति अच्छी तरीके से इस पाठ में चित्रित किया गया है। बच्चों, आपको मैंने इसके पहले संस्मरण लेख के बारे में बताया है, उसका पूरा वीडियो आपको भेज दिया है। अब मैं केवल इस काले मेघा पानी दे इसी पाठ के बारे में चर्चा करूंगी। काले मेघा पानी दे यह क्या है? एक संस्मरणात्मक लेख है। लेखक, इस पाठ के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इस लेख का विषय क्या है? विज्ञान के तर्क और विश्वास की सामर्थ्य के द्वंद्व का सुंदर चित्रण इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, इस पाठ में लेखक स्वयं और उनकी जीजी जो दोनों के बीच का द्वंद्व दिखाया गया है। इस पाठ में लेखक जो हैं वो शिक्षा या विज्ञान के प्रतीक के रूप में आए हैं और उनकी जीजी जो हैं वो एक धार्मिक आस्था विश्वास के रूप की प्रतीक है, उसके रूप में आई है। आइए इस पाठ का इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करते हैं। पहला, इंद्र सेना का स्वरूप वर्णन, यानी इस काले मेघा पानी दे इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से गांव के लोगों की का एक विश्वास बन चुका है कि अगर बारिश नहीं होती है तो बारिश कैसे हो, इसके लिए उनकी आस्था ये बनी है कि अगर गांव के कुछ बच्चे यानी 16 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे अगर झुंड बना करके जगह जगह लोगों के घर जा करके पानी मांगे और घर के लोग जो है ऊपर से उनके ऊपर पानी गिराएं, उसकी बारिश करें, तो इससे इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। गांव के लोगों की जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका ये विश्वास इस पाठ में दिखाया गया है। लेकिन लेखक जो है वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो उसको ये लगता है कि अगर जहाँ पानी का अभाव है और लोग जिनके घर में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पानी है और उसको भी वो इनके ऊपर गिरा देंगे, जल चढ़ा देंगे, तो ये पानी की बर्बादी है। तो इस प्रकार इस पूरे पाठ में लेखक और उसकी जीजी के बीच बातचीत के माध्यम से एक द्वंद्व उपस्थित होता है और दोनों ही अपनी जगह से सही हैं। व्यक्ति का धार्मिक आस्था विश्वास अपनी जगह है और दूसरा उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान अपनी जगह पर होता है। तो इस पूरे पाठ में बहुत ही सजीव वर्णन इस तरह से किया गया है। लेखक शिक्षा यानी विज्ञान का प्रतीक है और उसकी जीजी विश्वास का प्रतीक है। वो अपने विश्वास के बल पर भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के पक्ष में है और लेखक एक तरफ कहता है कि यह पानी की मांग नहीं है, यह पानी की बर्बादी है, इससे इंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसको वो अंधविश्वास मानता है और कहता है कि इस बात का पूरी तरह से खंडन होना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को समझना उचित होगा। इंद्र सेना का स्वरूप वर्णन। इंद्र सेना, यहाँ पर गांव के कुछ बच्चे हैं जो टोली बना करके गांव में घूम घूम करके सबसे पानी मांगते हैं। सूखा पड़ा हुआ है पूरे गांव में, अनावृष्टि, बारिश हो नहीं रही है, चारों तरफ सूखा है, अकाल पड़ा हुआ, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है।
तो गांव के लोगों की ऐसी आस्था है कि अगर वो घर घर जा करके पानी मांगेंगे और इस इंद्र सेना यानी बच्चों की टोली को एक नाम दिया गया है इंद्र सेना या मेढक मंडली, अगर लोग इस मेढक मंडली या इंद्र सेना पर पानी चढ़ाएंगे, पानी गिराएंगे, तो इससे इंद्र भगवान खुश होंगे और बारिश करेंगे। व्यक्ति है, बालक है, जो गांव में व्याप्त अंधविश्वास का विरोध करता है, उसकी जीजी विश्वास का प्रतीक है और लेखक शिक्षा का, ज्ञान का, विज्ञान का वो तर्क देता है कि ये उस समय का वर्णन किया है लेखक ने जब गांव में सूखा पड़ा होता है, अनावृष्टि माने जब बारिश ना हो, चारों तरफ सूखा ही सूखा था। तो गांव के लोगों की एक मान्यता बन गई थी, एक विश्वास था कि अगर पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चे जो हैं यानी 16 से 18 साल के बीच के बच्चे एक टोली बना करके गांव गांव घूम करके घरों से अगर पानी मांगेंगे, अपने ऊपर पानी का अर्घ चढ़वाएंगे, तो इससे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश करेंगे। तो इस प्रकार गांव में लेखक ने इसमें बताया है कि गांव के बच्चे जो अपनी ये टोली बनाते थे उनको इंद्र सेना या मेढक मंडली नाम दिया गया था और इस तरह से ये घर घर घूम करके पानी की याचना करते थे। तो इस पाठ में यही दिखाया गया कि किस तरह लेखक इस पानी का विरोध करता है कि इस तरह से पानी मांगना, जहाँ पर सूखा पड़ा है, पानी की कमी है, वहाँ लोग पानी मांग रहे हैं और जिसके पास थोड़ा बहुत पानी बचा वो पानी को बर्बाद कर रहा है। तो लेखक इस बात को पानी की बर्बादी मानता है और जीजी कहती हैं नहीं, अगर हमको कुछ पाना होता है तो उसके बदले हमको कुछ चढ़ाना पड़ता है। तो वो इसे पानी की बर्बादी नहीं, पानी का अर्घ्य मानती हैं कि हम इंद्र भगवान को पहले जल के रूप में अर्घ्य चढ़ाते हैं, फिर उसके बदले बारिश होती है। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु बनाए हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। बच्चों, आइए अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को अच्छे से समझते हैं। पहला बिंदु है इंद्र सेना का स्वरूप वर्णन। इस पाठ में बच्चों की जो एक टोली बनी है, जिसमें छोटे बच्चे जो हैं एक साथ मिल करके अपनी टोली बना करके गांव में जगह जगह घरों में जा कर के पानी मांगते हैं, तो ऐसी टोली को इंद्र सेना नाम दिया गया है। लेकिन इस इंद्र सेना को कुछ लोग मेढक मंडली भी कहते हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं, उनको लगता है कि अंधविश्वास से बेकार की बातें हैं, तो वो लोग इसको मेढक मंडली नाम देते हैं और जो इस बात का समर्थन करते हैं वो लोग इस टोली का नामकरण इंद्र सेना किए हैं। 10-12 से लेकर 16-18 वर्ष के लड़के गांव में एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। उनके शरीर पर जांघिया लंगोटी के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं होता था। ये लोग बोल गंगा मैया की जय, यह इंद्र सेना बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते और फिर निम्न कविता गाते हुए पूरे गांव में घूमते हैं। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। गांव की स्त्रियां और लड़कियां इनको देखने के लिए अपने बारजे यानी छतों पर आ जाती हैं। ये लड़के किसी मकान के सामने रुकते और कहते, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। पानी की भयंकर कमी में भी जेठ के अंत और आषाढ़ के प्रारंभ में नारियां इन पर पानी डालकर इनको भिगो देती हैं। ये भीगे बदन बालक मिट्टी में लेटते, उछलते कूदते काले मेघा पानी दे की पुनरावृत्ति करते हुए अगले घर तक पहुंच जाते। पानी फेंकने से उत्पन्न कीचड़ में लेटने से इन बालकों के हाथ पैर, पेट, बदन, मुख सब मिट्टी से युक्त हो जाते। इनके इस स्वरूप के कारण कुछ लोग इनको मेढक मंडली भी कहते थे।
इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने भीषण अनावृष्टि को दिखाया है कि गांव में बारिश नहीं हुई है, चारों तरफ सूखा पड़ा है, लोग प्यासे मर रहे हैं, अनाज सूख गए हैं, गाय भैंसे जितने भी जानवर हैं सब प्यास पानी के बिना तड़प रहे हैं। इस परिस्थिति में गांव के लोगों का यह विश्वास है, ऐसी मान्यता है कि अगर गांव के छोटे बच्चे इस तरह से टोली बनाकर घरों घरों में जाकर के पानी मांगते हैं और लोग इनके ऊपर प्रेम पूर्वक स्नेह से पानी डालते हैं और ये खूब उसी में कीचड़ में लोटते पोटते हैं, तो इस तरह से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और इन पर बारिश करेंगे। तो इस प्रकार पहला जो बिंदु था इंद्र सेना का स्वरूप वर्णन, इस पाठ में लेखक ने इस तरह से इंद्र सेना के बारे में बताया। अब अगला आता है जेठ के अंत तथा आषाढ़ के प्रारंभ में पानी की स्थिति। जेठ गर्मी की ऋतु का अंतिम महीना है। आषाढ़ में वर्षा की प्रतीक्षा होने लगती है। इस समय पानी का भयंकर अभाव रहता है, तालाब सूख जाते हैं, घरों के कुएं भी जवाब देने लगते हैं, नलों में भी बहुत कम पानी आता है। गांव की स्थिति बहुत खराब होती है, खेत सूख कर पत्थर हो जाते हैं, ढोर डंगर यानी जानवर पानी के अभाव में मरने लगते हैं। बारिश का आगमन न देखकर लोग पूजा पाठ कथा विधान करते हैं। इसके बाद भी वर्षा न होने पर इंद्र सेना मेघों से पानी मांगने निकलती है। इस प्रकार गांव की स्थिति बताया है कि किस तरह से जेठ के अंत और आषाढ़ के प्रारंभ में पानी की स्थिति ऐसी हो जाती है। अगला लेखक की आपत्ति। अब इस पूरे पाठ में गांव के लोगों की जो ये धार्मिक आस्था विश्वास बना हुआ है, इसी बात को लेकर के लेखक धर्मवीर भारती जी इस चीज़ का विरोध करते हैं कि यह पानी का अर्घ्य नहीं है, ये इंद्र सेना को खुश नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह पानी को बर्बाद किया जा रहा है। लेखक सोचता है कि यदि ये इंद्र सेना है तो ये इंद्र से ही अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। यह इस तरह की सोच लेखक की होती है। पानी की भयंकर कमी में घर में इकट्ठा करके रखे पानी की बर्बादी क्यों करा रहे हैं। मुहल्ले भर से पानी मांगकर और इसे रास्ते में बिखेरना पानी की बर्बादी है। इनको पानी देने वाली नारियां अंधविश्वासी हैं। यानी लेखक इस पूरी बात को एक अंधविश्वास मानता है, ढोंग मानता है। उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा है तो इंद्र भगवान खुद ही क्यों नहीं बारिश कर देते हैं, इस तरह से इतना करने की आवश्यकता क्यों है। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखक की आपत्ति क्या है कि इस पानी जिस तरह से लोग अपने घरों से बचे खुचे थोड़े पानी को बर्बाद कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उस पानी को लेखक जो है वो पानी की बर्बादी कहता है। अगला बिंदु आता है कुमार सुधार सभा। लेखक इस इंद्र सेना के बालकों का समवयस्क है, उस पर आर्य सामाजिक संस्कारों का प्रभाव है। इसके साथ ही वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी है, इसी कारण उसमें समाज सुधार का जोश है। अंधविश्वासों के विरुद्ध उसके पास सबल तर्क है। वह तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता है। वह इन सबको पूर्णतः समाप्त देखना चाहता है। यानी गांव में एक कुमार सुधार सभा बनाई गई थी, उसका उपमंत्री था लेखक। उसमें तमाम तरह की गांव की जो समस्याएं होती थी वो उस कुमार सुधार सभा में लाई जाती थी और जितने भी युवा वर्ग के लड़के होते थे सब मिलकर उस तमाम तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढते थे, लोगों को नई दिशा देते थे। तो चूँकि लेखक पढ़े लिखे थे और इस सभा से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको पानी को इस तरह से बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया था।
लेखक की जीजी। इस पाठ में जीजी शब्द आया है। बच्चों, यहाँ पर जीजी जो हैं वो लेखक की सगी बहन नहीं है, पहले ये जान लेना आवश्यक है। यह उनकी मुँह बोली बहन है और उम्र में इनकी माँ से भी बड़ी हैं, लेकिन जीजी लेखक को बहुत ज़्यादा मानती हैं, अपने बेटे से भी बढ़ कर के। इसलिए वो चाहती हैं कि गांव में कोई भी पूजा अनुष्ठान, रीति रिवाज, कोई भी परंपराएं हैं, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो लेखक उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। लेकिन लेखक जो इन सारी बातों को अंधविश्वास मानता है, इसीलिए वो जीजी की हर बात का विरोध करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे ये सारे काम नहीं करना। तो जब गांव में इंद्रसेना आती है, जगह जगह पानी मांगती है, तो जीजी की ये सोच है कि लेखक इस अपने हाथों से इस नेक काम को करे। वो चाहती है कि लेखक अपने हाथों से जल जो है उन बच्चों के ऊपर चढ़ाए। लेकिन क्या करता है लेखक जो है वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। जीजी चाहती थी कि उसके घर से इंद्रसेना पर पानी लेखक के हाथों से पड़ना चाहिए, किंतु लेखक ने साफ मना कर दिया। आग्रह के बाद भी लेखक ने ना तो पानी फेंका और न जीजी के लड्डू मठरी खाए। जीजी से बात भी नहीं की, लेखक मुंह फेर कर बैठ गया। यानी इस तरह से लेखक ने जीजी की बात को नहीं माना। अगला आता है लेखक का विद्रोह। लेखक का विद्रोह। जीजी चाहती कि उसके घर से इंद्रसेना पर पानी देने के पक्ष में जीजी का तर्क। अगला पॉइंट आता है पानी देने के पक्ष में जीजी का तर्क। यानी लेखक जब विरोध करता है कि उसको इंद्रसेना पर पानी नहीं डालना है, तो जीजी इसके पक्ष में अपने विचारों को रखती है कि पानी हमें क्यों इनके ऊपर डालना है। तो जीजी ने लेखक को गोद में बैठाकर समझाना प्रारंभ किया। जीजी ने निम्न तर्क दिए। पहला, यह पानी की बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ्य है। कुछ पाना है तो पहले देना होगा। दान को सबसे महान कहा है। दान के लिए त्याग करना पड़ता है। अपनी अभावात्मक स्थिति में किया गया दान ही दान होता है। अर्थात जब व्यक्ति अभाव में रहे और उस अभाव में रहते हुए उसमें से अगर वह किसी को कुछ दान करता है तो वास्तव में वही सबसे बड़ा दान होता है। अगर 30-40, इसके लिए उसने कई सारे उदाहरण दिए हैं कि अगर किसान को 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो खेत में क्यारियाँ बनाकर, तो पहले किसान क्या करता है, अच्छी किस्म का गेहूँ उसमें बोता है। फिर उसके बाद अच्छा बोता है तभी तो उसके बदले खूब ज़्यादा अनाज उसको मिलता है। सूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी ही बुआई है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, तब काले मेघा से पानी मांगते हैं। पहले खुद दो तो देवता तुम्हें चौगुना अधगुना करके लौटाएंगे। व्यक्ति का आचरण सबका आचरण बनता है। सच यथा प्रजा तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा। इस प्रकार उसने बहुत सारे तर्क दे करके उनको समझाया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है। अगला, 50 वर्ष बाद लेखक की स्थिति। आज 50 वर्ष बीत जाने के बाद लेखक के मन में इस प्रकार के संबंधों के आने पर पीड़ा होती है। लेखक सोचता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, किंतु अपने देश के संस्कारों की समझ अभी भी नहीं है। हम केवल मांगे रखते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर त्याग नहीं है। देश के लिए हम कुछ नहीं करते। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं किंतु स्वयं भ्रष्ट हैं। अरबों खरबों की योजना बनती है किंतु पता नहीं वह राशि कहाँ चली जाती है। काले मेघा दल के दल बरसते हैं पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी? इस प्रकार लेखक यह कहना चाहता है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज़ादी के बाद आज हम पूरी तरह से राजनीतिज्ञों के हम गुलाम हैं।
तरह तरह से योजनाएं बनती हैं, पैसा हर मद में आता है, लेकिन वह पैसा कहाँ चला जाता है। अर्थात हमारी जो आम जनता है, गरीब दीन दुखी हैं, उन तक वो सारी सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, इसलिए क्योंकि हर स्तर पर भ्रष्टाचारी व्यक्ति बैठा है। तो आज समाज में, देश में उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता है। ऊपर से बारिश तो बहुत हो रही है, यानी सरकार की तरफ से योजनाएं बन रही हैं और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए वो आम जनता तक उनको पहुंचने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार इस पाठ में धर्मवीर भारती ने सारी बातों को सामने रख करके ये बताने की कोशिश की है कि सारी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। इस प्रकार बच्चों, मैंने इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से ये पाठ आपको समझा दिया है। धन्यवाद।